कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम परमाणु। आज हम इसमें 3 और 4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। पूरा सिलेबस इसमें कवर है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करिए। तो सबसे पहले तो ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद ये चित्र के बारे में हमको लिखना है। चित्र बनाने का तरीका क्या है, एक यहाँ पर ये अल्फा कण का स्रोत रखा हुआ है, इसको आप इस तरह से बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। ये अल्फा कण का स्रोत है जिससे अल्फा कण निकलेंगे। ये लेड की स्लिट है, ईंटें न लिख करके लेड की स्लिट लिख सकते हैं या लेड के ब्लॉक लिख सकते हैं। तो ये है स्लिट, लेड की स्लिट। और इसके बाद यहाँ पर ये जो बीच में रखा हुआ है ये स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पन्नी है, पतली पन्नी। और यहाँ से अल्फा कण टकराने के बाद जब ये यहाँ पर टकराते हैं तो ये होता है जिंक सल्फाइड का पर्दा। और यहाँ पर ये संसूचक सूक्ष्मदर्शी है ये। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र बनाना है और पूरे को एक बॉक्स के अंदर इस तरह से पैक कर देना है। ये बराबर लाइन खींच करके आप इसको पैक कर देंगे। ये मैं लाइन खींच के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये सीधा एक यहाँ करिए, फिर यहाँ कर लीजिए ये, और ये इस तरह से, और फिर इस तरह से हमको मिला देना। इस तरह से हमको इसको बॉक्स के अंदर कर देना है। इसको हम बोलेंगे निर्वात प्रकोष्ठ। तो चलिए अब इसमें समझते हैं क्या क्या है। तो रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जिसमें ये बिस्मथ 83-214, ये जो अल्फा कण का स्रोत है यही है। बिस्मथ 83-214 से उत्पन्न अल्फा कण लेड की संकीर्ण स्लिट से होकर, ये लेड की संकीर्ण स्लिट है, स्लिट का मतलब छोटा सा छेद होता है, इस छेद से होकर के 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की मोटाई के स्वर्ण पत्र पर आपतित होते हैं। तो चलिए यहाँ से अल्फा कण निकला और ये स्लिट से गुजरा। उस स्लिट से गुजरने के बाद ये जो टकराया ये क्या है, ये है पतली स्वर्ण पत्र या सोने की पतली पन्नी। इस पर क्या होता है, आपतित होता है। और जब आपतित होता है तो यह प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित होने का मतलब ये विभिन्न दिशाओं में, सीधा न जाकर के विभिन्न दिशाओं में चला जाता है। और जैसे विभिन्न दिशाओं में जाता है, मान लिए इधर गया तो ये फिर जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है। और जब टकराता है तो यहाँ पर ये चमकीले बिंदु उत्पन्न करता है। यदि यहाँ जाएगा तो यहाँ भी चमकीला बिंदु उत्पन्न करेगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ भी चमकीला बिंदु करेगा। तो जहाँ जहाँ जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है वहाँ पर चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। इसे संसूचक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो चलिए जो इसमें चित्र बना है उस चित्र को ही इस तरह से हमको लिख देना है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड के सुझाव पर यह प्रयोग किसने किया, गाइगर और मार्सडन ने किया। इसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग कहते हैं। तो एक अल्फा कण का स्रोत होता है बिस्मथ 283, ये 83-214। यदि ये याद न रहे तो ज़रूरी नहीं लिखना है, ये भी लिख देना कि अल्फा कण स्रोत होता है। इससे अल्फा कण निकलते हैं जो लेड की स्लिटों से गुजरते हैं और गुजर करके ये पतली स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं। टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराते हैं। तो वहाँ पर चमकीला बिंदु उत्पन्न करते हैं जिसे संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो चित्र को देख करके ये शब्द हमको बनाना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद उन्होंने इसमें क्या प्रेक्षण प्राप्त किया। तो क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त किया इस प्रयोग से देख लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रेक्षण था कि अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए स्वर्ण पत्र को पार कर जाते हैं। जैसे स्वर्ण पत्र रखा है तो जितने अल्फा कण हैं अधिकतर अल्फा कण इसको सीधे सीधे क्या होते हैं, पार कर जाते हैं। फिर कुछ अल्फा कण 1 डिग्री के कोण के मान पर प्रकीर्णित होते हैं। तो कुछ अल्फा कण जैसे ये आ गए तो थोड़ा सा हल्का से यहाँ पर अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच का कोण कितना है, 1 डिग्री है। तो कुछ अल्फा कण 1 डिग्री के कोण से अधिक मान पर प्रकीर्णित होते हैं। अब तीसरा प्रेक्षण क्या था, कुछ कम अल्फा कण
90 डिग्री के कोण से अधिक मान पर प्रकीर्णित होते हैं। तो कुछ कम का मतलब ये है कि उससे भी कम कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो ऐसे सीधे 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, और अत्यंत कम अल्फा कण 180 डिग्री के कोण के मान पर प्रकीर्णित होते हैं। जो बहुत कम होते हैं वो इधर की ओर क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इस तरह से उन्होंने ये प्रयोग में प्रेक्षण प्राप्त किया। तो सीधा सीधा अधिकतर अल्फा कण पार करके चले जाते हैं। 1 डिग्री के कोण पर कुछ ही अल्फा कण जो है प्रकीर्णित होते हैं, और 90 डिग्री पर बहुत कम अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, और 180 डिग्री पर बहुत बहुत कम ही अल्फा कण क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। जैसे 8000 में एक अल्फा कण 180 डिग्री पर मुड़ता है। तो इस तरह से ये प्रयोग है। अब चलिए इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या ग्रही मॉडल के मुख्य बिंदु लिखिए। तो चलिए इसका मॉडल क्या है जो अभी हम प्रयोग किए, उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर परमाणु के संरचना का वर्णन किया। उसमें क्या माना वो कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, सूक्ष्म होता है, और समस्त द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है। इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की परिभाषा भी है और उसका पहला बिंदु भी है। तो परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा हो गया, धनावेशित, फिर कैसा हो गया, सूक्ष्म, और सारा द्रव्यमान उस पर केंद्रित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिक। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उसी तरह से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसका मतलब यह इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक में प्रोटॉन होता है। तो ये धन और ऋण के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, वही अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्योंकि कोई भी यदि कण वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उस पर अभिकेंद्र बल लगता है, और वो अभिकेंद्र बल कौन देता है, स्थिर विद्युत बल देता है। इस तरह से ये रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बिंदु थे। चलिए तीसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कैसा है, सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से आबद्ध होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊर्जा निकालते हैं। तो हेडिंग बना दी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक क्वेश्चन को देख करके। अभी हम जानते हैं अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ पर हम जो अभी सूत्र लिखे थे या समझे थे, जो रदरफोर्ड का तीसरा बिंदु था कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो स्थिर विद्युत बल से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ स्थिर विद्युत बल लिख दीजिए, सीधे आकर्षण लिखने की जरूरत नहीं है, स्थिर विद्युत बल लिख देते हैं। अब यहाँ पर अभिकेंद्र बल का सूत्र देख लेते हैं। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र ये होता है mv²/r। अब ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र ये कहाँ से आ गया, तो जो कूलाम का नियम होता है उसी सूत्र को हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। F = 1/4πε0, और ये होता है Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पहला आवेश था वो इलेक्ट्रॉन था, और जो दूसरा आवेश है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन के आवेश को भी किससे लिखते हैं, E। तो ये E और E का गुणा होने पर यहाँ क्या हो जाएगा, E²। इस सूत्र का हम प्रयोग किए हैं। आगे के स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ये R और ये R कट गया, यहाँ 2 R थे तो एक ठो कट गया। अब यहाँ क्या बचा, mv²। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 का इधर भी गुणा कर दिए, 1/2 का इधर भी गुणा कर दिए। तो हमारे पास mv² था, तो इसके साथ में क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर ये 4 था, लेकिन हम यहाँ क्या लिखें, 8, क्योंकि 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ 1/2 का गुणा किए हैं। अब 1/2 का गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो 1/2 mv² होता है ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो इसकी जगह पर हम k लिख दिए हैं और बाकी इधर का पूरा उतार दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो गई। ये सूत्र किसका आ गया, गतिज ऊर्जा का। चलिए अब हम इसके इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को भी निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये है,
यहाँ हमको सीधे ही निकाल देना है। जो आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ये होता है माइनस यू बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है Q1 और Q2/R, ये सूत्र होता है। तो चलिए हम u की जगह ये u लिख दिए हैं, माइनस की जगह यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं, 1/4 एप्सिलॉन की जगह ये भी लिख दिए हैं, r की जगह r लिख दिए हैं। अब इसका मसला समझते हैं कि ये कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये प्रोटॉन का आवेश है। Q1 का मान भी E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 का मान है प्रोटॉन का आवेश। दोनों आवेश को E से लिखते हैं, E में गुणा करेंगे तो ये E² हो जाएगा। इस तरह से U का मान हो गया। अब हमको निकालना है क्या, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा में हम क्या करेंगे, K और U का मान रख देंगे। तो देख लीजिए K का मान कहाँ पास है, U का मान ये है, तो U की जगह ये रखना है। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, यहाँ जो है K की जगह पर ये K वाला मान रख देंगे इस तरह से। तो जब ये मान रखेंगे तो चलिए क्या बन जाएगा, नीचे का हिस्सा देखते हैं। ये देख लीजिए, ये जो K है तो K का मान ऊपर जो निकाले थे ये हम रख दिए, और ये प्लस है लेकिन यहाँ प्लस नहीं लगा, माइनस लगा है, क्योंकि जो U का मान है उसमें माइनस लगा था ये वाला, तो इसको हम ये U का मान रख दिए, माइनस इसी का आ गया है। तो यहाँ पर K का मान और U का मान रख दिए। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि क्या कामन हो सकता है, तो यहाँ पर ये कामन हो जाएगा। तो ये 1/4 E²/R, तो यहाँ पर हम E²/R भी निकाल लिए, 1/4 निकाले। तो जब यहाँ से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8। तो जब ये निकालेंगे तो ये पूरा निकलने के बाद इस साइड बचा 1/2, और यहाँ से निकला तो क्या बचा 1। यदि हम इसको घटा करके हल कर देंगे तो इसका मान -1/2 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा 4 से हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, माइनस सामने चला गया। इस तरह से यहाँ पर इसकी ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की खुद की ऊर्जा नहीं होती है, कर्जे से काम चलाता है। तो कर्जा किससे लेता है, नाभिक से। तो ये नाभिक की ऊर्जा पर ही काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आबद्ध रहता है। अब इसका देख लेते हैं अगला वाला। तो चलिए चौथे नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित या परिकल्पनाएं लिखिए। तो चलिए इसकी अभिगृहित क्या है। तो पहला है स्थायी कक्षा का प्रतिबंध। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए चक्कर लगाते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा है ये क्वांटीकृत प्रतिबंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नीतांक है। इसको सूत्र में ऐसा लिख सकते हैं, ये सूत्र लिखा है, L का मतलब कोणीय संवेग है और ये h/2 पाई तो है ही, और n का मतलब एक पूर्ण संख्या है, जैसे 1 2 3 4। तो इसी को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब ये जो तीसरा वाला प्रश्न है, तीसरा वाला पॉइंट, हम इसको ऊर्जा का प्रतिबंध भी बोलते हैं। तो ऊर्जा का प्रतिबंध क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणीय कक्षा से निम्न ऊर्जा में संक्रमण करता है। अविकिरणीय कक्षा या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑब्लिक करके लिख दूँ, ये अविकिरणीय कक्षा, या फिर इसी को लिख सकते हो अविकिरणीय उच्चतर कक्षा। उच्चतर कक्षा से निम्न ऊर्जा में संक्रमण करता है। निम्न ऊर्जा की कक्षा में लिख देता हूं कि कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। और ये इसका सूत्र होता है, इसे ऊर्जा का प्रतिबंध कहते हैं। 1 1 2 2 नंबर में अलग से पूछ देता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है। जब उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में क्या करता है, संक्रमण, तो फोटॉन का, ये hν मतलब फोटॉन की ऊर्जा है, तो कहना चाहिए फोटॉन का उत्सर्जन करता है।
जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था, आई माने इनिशियल एनर्जी स्टेट, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था फाइनल एनर्जी स्टेट, तो अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर करना है। इसके बाद हम इसका 5वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन की कक्षा का त्रिज्या का व्यंजक निकालना है। या फिर यही दूसरे तरह का प्रश्न आता है कि सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का मतलब कक्षा के गुना के बराबर, जितनी कक्षा होगी उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा उतने गुना हो जाती है। तो चलिए इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोर का द्वितीय प्रतिबंध लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ये हम ये सूत्र लिख लिए इससे, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा इस सूत्र को। इसके बाद हम आगे का स्टेप देख लेते हैं क्या है। आगे का स्टेप सीधा है, जो L होता है वो होता है mvr, इस तरह से ये कोणीय संवेग का सूत्र होता है। वैसे तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है P/r, लेकिन P का मान क्या होता है mv, तो ये हो जाएगा mvr। तो L की जगह में हम क्या लिख दिए mvr। अब ये भर ध्यान देना कि V के नीचे छोटा सा यन लगा देना, R के नीचे भी छोटा सा यन लगा देना। इससे ये पता चलेगा कि ये किस कक्षा का संवेग है, किसकी त्रिज्या है और किस कक्षा का वेग है। n का मतलब कक्षा की संख्या है यहाँ। तो इस तरह से अब हम आगे स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ m का पक्षांतर कर दिए हैं, ये नीचे आ गया है, और साथ में यहाँ Rn का पक्षांतर कर दिए हैं, नीचे आ गया है। बाकी सारी चीज़ें लिख दी हैं, केवल हम यहाँ पर Vn का मान निकाले हैं, बाकी सारी चीज़ों को पक्षांतर कर दिए हैं। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं यहाँ, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। ये अभी हम यहाँ पर सूत्र में समझे हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच या नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल से मिलता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r। बस r और n v के नीचे छोटा छोटा n लगा देना है। फिर ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो q1 का मान भी e है, q2 का मान भी e है, तो ये हो जाएगा e²। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसका सूत्र लिख देना है। अब आगे एक स्टेप देखते हैं, ये जो Rn है इस वाले से Rn से कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, mv²n और बराबर 1/4πε0 e²/r, यानी ये कटने के बाद ये बचा। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ Vn का मान रख देते हैं। तो देख लीजिए ये Vn का मान है, ये Vn का मान है, इस जगह पर हमको रखना है ये। तो यहाँ क्या है v²। तो जब हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पर रखें, देख लीजिए ये m रख दिए। अब यहाँ नीचे Vn नहीं है, माने Vn का हम क्या रख रहे हैं, मान। तो कौन सा मान, ये वाला। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा n² h², यहाँ ऊपर n है। फिर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, m का स्क्वायर m, r² n। इस तरह से हम यहाँ पर मान रख देंगे। बाकी इसमें Vn का मान रखने के बाद इधर का पूरा इधर हम उतार देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमको करना है। अब जब हम इसमें मान रख लेंगे तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको क्या करना है। मान रखने के बाद इसमें देख लेते हैं क्या क्या कटेगा। तो देखिए 4 जो है 4 से कट गया। ये जो एक यहाँ पर 2 पाई हैं, स्क्वायर है, तो ये वाला जो है ये पाई से कट गया। अब ये जो यहाँ पर है जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो लिखने के बाद चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो m है, यहाँ पर देख लीजिए ये m और ये m भी क्या हो गया, कट गया। इतना कटने के बाद बचा क्या, उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, n² h², ये ε0 भी उधर गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से ε0 n² h² आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पाई बचा है, m बचा है, e², इसका हम पक्षांतर नीचे कर देंगे, Rn को इधर ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से पक्षांतर करके हमको और काटने के बाद Rn का मान ये मिलेगा। यहाँ से देख रहे हैं ये जो ε0 है नीतांक है, h भी क्या है नीतांक है, ये सारी चीज़ें नीतांक है। केवल n² का मान बदलेगा कि पहली कक्षा की दूसरी कक्षा। इसका मतलब ये है कि जो त्रिज्या होती है
वो कक्षा के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात क्वांटीकृत होती है। अब यदि हम पहली कक्षा की त्रिज्या निकालें तो यहाँ पर n का मान हम क्या मान लेंगे, 1। इस सूत्र में n की जगह 1 रखेंगे। यदि हम ये सभी मान रख दें, ये ऊपर का सूत्र ही लिखा हुआ है, केवल n की जगह पर क्या रख दिए, 1। यदि हम ये सभी मान रख दें, इनका जो स्टैंडर्ड मान होता है, तो इस त्रिज्या का मान हो जाएगा 5.29 × 10⁻11 मीटर, या इसी को हम क्या कह देते हैं, 10⁻10 मीटर। ये परमाणु का आकार होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 6वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। तो यहाँ 6वां नंबर का प्रश्न है, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं फिर से क्या अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ स्थिर विद्युत बल लिख लेंगे। जो रदरफोर्ड मॉडल है, परमाणु मॉडल, उसमें कहा गया है कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो स्थिर विद्युत बल के बराबर ही होता है, या स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्र बल देता है। फिर से वही सूत्र हम लिख दिए हैं। ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है mv²/r, केवल v और r के नीचे nl लगा देना है। ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र है तो 1/4πε0 q1 q2/r²। तो q1 q2 का मान e होता है, तो e² और r² है ही, उसके नीचे n लगा देंगे। यहाँ से अब हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर हम 1/2 का दोनों तरफ क्या कर दिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का गुणा करेंगे, यहाँ 4 था तो 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गई गतिज ऊर्जा, 9वीं कक्षा की ये क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। इसको हम kn लिख देंगे। ये जो मान आ गया ये वाला kn हो जाएगा, तो ये kn का मान हो गया, माने गतिज ऊर्जा का मान। अब 9वीं कक्षा की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो वही सूत्र होता है 1/4πε0 q1 q2/r। तो ये हम un का मान रख लेंगे। ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से। अब हमको कुल ऊर्जा निकालना है, तो यहाँ पर En बराबर kn + un। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो kn का मान आया है ये वाला मान kn की जगह पर उतार के यहाँ पर रख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, un। तो ये देख लीजिए un का मान ये माइनस सहित है, तो इसका मान हम माइनस सहित यहाँ भी उतार देंगे। ऊपर प्लस लगा है लेकिन ये इसका माइनस सहित ये हमारा un का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो वो हल करेंगे तो सीधा सीधा है, इसमें से हम जब घटाएंगे 1/8 1 - 4 तो ये हो जाएगा -1/8 πε0 e²/rn। इस तरह से यहाँ पर मान आ जाएगा। अगले स्टेप में ये जो rn लिखा है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो rn लिखा है ये देख लीजिए, ये वाला rn, तो ये इस जगह पर हमको rn का मान निकालना है। ये जो हम पीछे निकाल चुके हैं, जो त्रिज्या का सूत्र निकालें, उस सूत्र का मान यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर रखने के बाद हमको इसमें से देखना है क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा। तो देख लीजिए e² तो ऊपर चला जाएगा और ये m भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा me⁴ यहाँ स्क्वायर पहले से है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये पाई और ये पाई इससे कट गया, तो क्या बचा 8ε0, और यहाँ पर ε0 ये भी है और ये भी, तो ε0 का स्क्वायर, फिर n² h² ये बचा। इस तरह से यदि हम ये सारे मान रख दें तो इसका मान En का मान होता है -13.6 n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इस तरह से इसका मान है। यदि हम पहली कक्षा की बात कर लें तो n का मान हम वहाँ पर 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये त्रिज्या होती है, ऊर्जा होती है, वो 1/n² के समानुपाती होती है, अर्थात कक्षा के आगे बढ़ेंगे तो त्रिज्या का मान घटेगा। अब यदि n बराबर 1 रख दें तो यहाँ n बराबर इस सूत्र में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगी E0 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षा का या प्रथम कक्षा में जो ऊर्जा का मान होता है वह -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आ जाते हैं इसके 7वें नंबर के प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न ये है कि डी ब्रागली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर डी ब्रागली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। तो ये 2πr का मतलब हो गया इसकी परिधि, और ये लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, और n का मतलब पूर्ण गुणज। इस तरह से होता है। आगे हम क्या देख रहे हैं, ये जो लैम्डा का मान है, तो लैम्डा का मान
डी ब्रागली के अनुसार H/m_v होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए हैं लैम्डा का मान H/m_v। तो हमारे पास क्या बच गया, ये चलिए देख लिए NH/mv हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें mv का गुणा इधर कर दिए, तो ये बन गया mvr। अब इधर क्या बचा था 2π, तो 2π को बटे में लाए। अब हम इसमें देख लेते जो mvr होता है वो कोणीय संवेग का सूत्र होता है, इसलिए यहाँ L लिख दिए, यहाँ n बराबर h/2π। तो ये जो है बोर का द्वितीय प्रतिबंध का सूत्र आ जाएगा। इस तरह से हमको इसको देखना है। अब अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 8वां प्रश्न है इसका। तो 8वां प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणियों का वर्णन करिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणियां क्या है, विसर्जन नलिका में कम दाब पर हाइड्रोजन गैस भरकर उच्च वोल्टेज आरोपित करते हैं तो रेखीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न समूह प्राप्त होते हैं। इन्हें या इन समूहों को स्पेक्ट्रम की श्रेणियां कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई इस तरह की विसर्जन नलिका है। इस विसर्जन नलिका के अंदर हमको गैस भरना है वो कम दाब में, और यहाँ पर हाई वोल्टेज यहाँ पर लगा देना है। तो इसमें बहुत सारे विकिरण उत्पन्न होते हैं, है ना, और वो रेखीय स्पेक्ट्रम के विकिरण होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ। इस तरह से है। अब इसकी हमको तरंग दैर्ध्य यदि ज्ञात करना है तो इनकी तरंग दैर्ध्य रिडबर्ग सूत्र से 1/λ बराबर r 1/2 n² f-1 1/n² i के सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ जो r का मान है तो लिख भी सकते हो, ये r बराबर होता है 1.097 गुणे 10⁻7 प्रति मीटर, ऐसे प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। इस तरह से रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। चलिए अब विभिन्न प्रकार की श्रेणियां देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे कैसे है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऊर्जा का क्रम बना है। ये निम्नतम अवस्था n बराबर 1 है। तो ये जो सूत्र लिखा है -13.6/n², ये ऊर्जा का सूत्र है। अभी हम निकाले हैं ऊपर ऊर्जा का, बोर की ऊर्जा का सूत्र ये होता है En। अब यदि हम यहाँ 1 रख देंगे, n का मान यहाँ 1 है, यदि 1 रख देंगे तो 13.6 आ जाएगा। और यदि 2 रख देंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो -3.4 आ जाएगा। फिर ये 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 9 का भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर यदि 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, 16 का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से मान आते जाएंगे। अंतिम में यहाँ पर इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो बना लें या नहीं बना लें, ज़रूरी नहीं है। चलिए अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। तो लाइमन श्रेणी है, इसमें 5 श्रेणियाँ बनती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। यहाँ चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं। यहाँ से चित्र मैं हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है चित्र की। ये देखिए, अब इसमें जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी हो गई, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, ऊपर की कक्षाओं से प्रथम कक्षा में आता है। तो इससे जो स्पेक्ट्रम का समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। यह किस क्षेत्र में आता है, पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। अब इसका सूत्र होता है 1/λ = r 1/1²। यहाँ पर 1 लिख दिए हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में आएगा। ये किससे आएगा, ni से। ni का मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होगी, माने ऊपर की उच्चतर कक्षा, वो 2 से 3 से 4 से वो किस कक्षा में आएगा, पहली कक्षा में। इसके बाद बामर श्रेणी की बात करते हैं, पूरा यही परिभाषा लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, द्वितीय कक्षा से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है या आता है। तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम समूह को बामर श्रेणी कहते हैं। यह किस क्षेत्र में रहता है, दृश्य क्षेत्र में। ऊपर का पूरा सूत्र वही लिख देंगे, केवल 1 की जगह क्या लिखना है, 2, और यहाँ पर 2 के आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 3 4 5 6, ऐसा ये ni का मान। इसके बाद हम आ जाते हैं पाषाण श्रेणी में। तो चलिए पाषाण श्रेणी में पूरा ऊपर की परिभाषा है, बस इलेक्ट्रॉन अब उच्चतर कक्षा से कहाँ आ जाएगा, तृतीय कक्षा में संक्रमण करेगा। तो इससे जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे पाषाण श्रेणी कहेंगे। ये किस क्षेत्र को बिलोंग करता है,
अवरक्त क्षेत्र में होता है। और ये जो ऊपर का सूत्र है वही है, यहाँ आप 3 लिख देंगे और NI का मान 3 से अधिक हो जाएगा, माने 4, 5, 6 लिख सकते हो। इसके बाद आता है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था मतलब चतुर्थ कक्षा से संक्रमण करता है, चतुर्थ कक्षा में संक्रमण करता है, तो इससे जो स्पेक्ट्रम समूह प्राप्त होता है उसको ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। ये दूर अवरक्त क्षेत्र का होता है, वो ऊपर वाला सिर्फ अवरक्त है, ये दूर अवरक्त, ये अवरक्त भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो है चौथे में आया इसलिए यहाँ 4 लिख देंगे, NI का मान 4 से अधिक हो जाएगा, माने 5 और 6 से इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद 5वें नंबर में देखते हैं तो ये फुंड श्रेणी है। तो फुंड श्रेणी को समझते हैं। फुंड, इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से पंचम कक्षा में संक्रमण करता है, तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम समूह को फुंड श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर यही सूत्र, ऊपर वाला जो लिखे वही सूत्र है, केवल 4 की जगह अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में NI का मान जो है इससे अधिक, माने 6, 7, 8 इस तरह से आ जाएगा। और ये जो है अवरक्त क्षेत्र के ही क्या होता है, तुल्य होता है। अब चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, ये इसका अंतिम प्रश्न है। पाषाण श्रेणी में विद्यमान लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो चलिए पाषाण श्रेणी में हम देखे थे कि जो पाषाण श्रेणी होती है तीसरे नंबर की श्रेणी होती है। तो सबसे पहले ये हम रिडबर्ग सूत्र लिखते हैं। तो ये अब इसमें हम मान रखते हैं 1/λ की जगह तो वही रख दिए, R का मान ये रख दिए। अब यहाँ पर 1/, हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा था F का स्क्वायर, तो ये फाइनल वाला है, किस में आ रहा है, 3 में। पाषाण श्रेणी का मतलब तीसरे श्रेणी से इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 स्क्वायर। अब लघुत्तम तरंग दैर्घ्य है, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ से आएगा, अनंत से, तब लघुत्तम तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे तो इसका मान तो 0 हो गया। तो ये पूरा का पूरा मैं इसी तरह से उतार दिया हूँ, ये 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो गया है। आगे के स्टेप में देखते हैं, आगे के स्टेप में कैसा कर दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आगे के स्टेप में हम इन सबको उल्टा कर दिए हैं, माने जो बटे में ऊपर चला गया, तो बटे में कौन था, 9, तो ये 9 ऊपर चला गया है। यहाँ लैम्डा भी नीचे था तो कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो कहाँ आ गई हैं, नीचे आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे ये, और फिर इसमें भाग करेंगे, और ये 10 की घात 7 है तो ऊपर जाके 10 की घात -9 आ जाएगा। तो भाग करने पर आएगा 8.20। यदि इस दशमलव को भी हटा दें तो 820 हो जाएगा, और ये जो -7 है तो ये हो जाएगा -9, ये मीटर में ही है। अब यदि हम इसको -9 को तो नैनो लिखते हैं, तो 10 की घात -9 न लिख के n लिख दिए हैं, तो ये नैनोमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल है और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इसको अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।